मैं राकेश नायर फिर से पार्ट 2 सेशन लेके आया हूँ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर आप लोग को पार्ट 1 सीरीज में कवर किया था, अभी पार्ट 2 सीरीज लेके आया हूँ। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट स्पेशली 9th क्लास के बच्चे लोग जो देखे हैं, रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड आई वांट यू टू सब्सक्राइब every time, and please do like my videos and please press the bell icon for getting this kind of videos from me. Okay, let's move forward to the second part. Okay, चलो शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा था। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो पढ़ाया था आप लोग को शायद अच्छी तरह से मालूम होगा कि आउटर कवरिंग ऑफ द सेल है। सेल का आउटर कवरिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन आपका सेल को प्रोटेक्शन देता है। राइट नाउ ये सेल जो मेम्ब्रेन है ये बोथ प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। इस सेल मेम्ब्रेन का एक खासियत क्या है? ये जो सेल मेम्ब्रेन हर किसी को अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करता है। आपके गेट में जैसा आपका जो भी चीज़ आने से आप अलाउ कर देते हो क्या? बहुत सारे एनिमल्स बाहर घूमते रहते हैं, डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, हर चीज़ कोई भी आने से आपको अलाउ करते हो, गेट बंद करके रखते हो ना। क्यों? बिकॉज जो चीज़ आपको नेसेसरी है उन्हीं को आप अलाउ करते हो आने के लिए। ठीक उसी तरह सेल को जो चीज़ नेसेसरी है बस वही चीज़ को वो अंदर आने के लिए अलाउ करेगा। इसलिए उसको बोला गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देयरफॉर इट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या बताया गया है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या बताया गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या बताया गया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कंफ्यूज मत होना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन वही है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सा वाला है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्यों सेमी परमिएबल बताया गया? क्योंकि वो हर चीज़ को अलाउ नहीं करता है अंदर जाने के लिए। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन क्लियर। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोटबुक्स निकाल लो, लिख लो जो इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग को याद रहेगा बेटा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में सुन लो। देखो न्यूक्लियस यहाँ पर रहता है और ये जो न्यूक्लियस को इन्वेंट किए थे जो साइंटिस्ट, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक फेमस साइंटिस्ट है, फेमस साइंटिस्ट जो न्यूक्लियस को इन्वेंट किए थे। और वो रॉबर्ट ब्राउन जब देखे कि न्यूक्लियस के दो ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है, और दो मेम्ब्रेन क्या है? दो मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन का नाम क्या दिया है उसने? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पढ़ते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है? वो आपका जो साइटोप्लाज्म यहाँ पर होगा ना बेटा, बाहर तो साइटोप्लाज्म होगा ना, ये सेल का अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड जो अंदर रहता है वो साइटोप्लाज्म है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगा? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग करके रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है न्यूक्लियोलस और एक है क्रोमाटिन मटेरियल्स। क्रोमाटिन मटेरियल्स। बोर्ड, ग्रीन बोर्ड थोड़ा छोटा है और लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ कॉपरेट करना। ओके, अच्छे से फिर से सुनना। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर में है। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर है। और न्यूक्लियोप्लाज्म दो चीज़ है, एक है न्यूक्लियोलस और एक है क्रोमाटिन मटेरियल। ये न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस का काम क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करना। जो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन जो बनाता है ना, प्रोटीन को कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम कौन बनाता है? प्रोटीन को राइबोसोम बनाते हैं। ये जो राइबोसोम को कौन जनरेट करता है? कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। राइबोसोम को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। क्लियर? अब क्रोमाटिन मटेरियल, ये क्रोमाटिन मटेरियल चीज़ क्या है? क्रोमाटिन मटेरियल देखो बेटा, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे मतलब उसका कोई शेप ही नहीं है। ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमाटिन मटेरियल होगा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसका कोई शेप ही नहीं है। जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब सेल डिवीजन होगा, पहले हाँ एक चीज़ याद रखो, जो न्यूक्लियर डिवीजन जब होता है, न्यूक्लियस डिवीजन जो होता है
उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और जो सेल डिवीजन होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्लियर? न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो पहले डिवीजन किसका होता है? पहले सेल डिवीजन होता है या न्यूक्लियस डिवीजन होता है? नहीं बेटा, सेल डिवीजन नहीं होता है, पहले न्यूक्लियस डिवीजन होता है। न्यूक्लियस डिवीजन, स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस डिवीजन पहले होता है, फिर सेल डिवीजन होता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर मैं जो बताया, आई टोल्ड यू दैट इट कंटेन्स क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्रोमैटिन मटेरियल रहता है, वो कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये जब सेल डिवीजन करेगा, तब ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या होगा? इट विल टेक ए डेफिनेट शेप, जिसको बोलेंगे क्रोमोसोम्स। एक शेप हो जाएगा जिसको बोलेंगे क्रोमोसोम्स। इस तरह कुछ होगा, ठीक है? एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो ये जो क्रोमोसोम्स होगा, ये क्रोमोसोम्स भी बहुत सारे सेगमेंट में, इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट है। क्या क्या सेगमेंट है बेटा? जैसे कि ये क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए होता है, और क्या होता है? प्रोटीन होता है, और प्रोटीन हिस्टोन भी होता है। तो ये जो डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म तो आप लोग को मालूम होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो डीएनए है, ये कैसा दिखता है? कुछ इस तरह दिखता है, आप देखे होंगे। इसके अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं। ये कैसा है? डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल स्टैंडर्ड, इधर प्लेस नहीं है, लिख लेना बेटा, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? किस तरह का शेप रहता है? डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है। और इसके अंदर क्या रहता है? जीन्स रहता है। ये जो जीन्स क्या है? जीन्स क्या होता है? जो अपना हेरिडिटरी कैरेक्टर को मतलब कैरी करता है। जब आपका सेल डिवीजन होगा तो न्यूक्लियर पहले डिवीजन करता है। तो जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा तब क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम्स में के अंदर जो जीन्स होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो पेरेंट्स का हेरिडिटरी कैरेक्टर, मदर और फादर का हेरिडिटरी कैरेक्टर को वो कैरी करेगा, राइट? कुछ देखो, कुछ पेरेंट्स अगर शॉर्ट हाइटेड है तो उनके भी बच्चे क्या होते हैं? शॉर्ट हाइटेड रहते हैं। कुछ पेरेंट्स को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो उनके भी बच्चे में भी चांसेस है डायबिटीज़ आने का। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है? आपका जेनेटिक फैक्टर। तो ये जो जीन्स का ऊपर निर्भर करता है, राइट? तो ये जो जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट है? ये जो जीन्स क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म क्या है? कुछ नहीं, ये जेली लाइक फ्लूइड है। जेली लाइक फ्लूइड जो क्या करता है? सेल और ये क्या करता है? आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये साइटोप्लाज्म रहता है। और ये क्या करता है? ये आपका जो मतलब साइटोप्लाज्म का मेन रोल क्या है? सेल को शेप देता है। इट गिव्स द शेप टू द सेल, ठीक है? और क्या है? जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट सेल में क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स रहेगा ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिसॉल्व करने में भी हेल्प करता है। कौन? साइटोप्लाज्म। क्लियर? साइटोप्लाज्म के बारे में समझे? ओके। नाउ बाकी जितने भी देखो, साइटोप्लाज्म बताया मैं, सेल मेम्ब्रेन बताया मैं, और क्या बताया? न्यूक्लियस के बारे में बताया। बाकी जो भी देख रहे हो आप लोग, वो सब चीज को क्या बोलेंगे हम लोग? सेल ऑर्गेनल्स। वो जो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है? ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? सेल इज ए कंप्लीट यूनिट इन इटसेल्फ बेटा। इसको याद रखना, सेल क्या है? अपने आप में एक यूनिट है। आपका डाइजेशन प्रोसेस हो गया, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया, आपका जो मतलब अगर एनर्जी सिंथेसाइज करना है, हार्मोन सिंथेसाइज करना है, ये सब चीज के लिए आपका सेल फंक्शन करना जरूरी है। तो सेल ये जो प्रोसेस का हो रहा है, इसको प्रोसेस करने के लिए कौन हेल्प करेगा? आपका सेल ऑर्गेनल्स हेल्प करेगा। और ये सेल ऑर्गेनल्स कैसा होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होगा। इसमें क्या होगा? मेम्ब्रेन होगा, मतलब एक कवरिंग टाइप का होगा, ठीक है? ओके। तो पहला सेल ऑर्गेनल क्या है हम लोग पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट,
चलो अब हम इस सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ते हैं। वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल का काम क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो ये वैक्यूल जो है आपका मतलब जितना भी सेल के अंदर जितने भी सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस है उसको स्टोर करके रखने में कौन हेल्प करता है, आपका वैक्यूल्स हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो वैक्यूल्स है इसमें भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहता ही है, ये भी वैक्यूल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ठीक है। और ये जो वैक्यूल्स किसमें प्रेजेंट है, आपके प्लांट्स में भी प्रेजेंट है और आपके एनिमल्स में भी प्रेजेंट है। लेकिन आप लोग लिख लेना बेटा, देखो वैक्यूल्स प्लांट और एनिमल में दो टाइप के हैं। प्लांट और एनिमल में वैक्यूल्स का डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो देखो एक चीज क्या है, प्लांट में एनिमल में ये कैसा रहता है, स्मॉल रहता है, बहुत छोटा छोटा। एनिमल सेल में अगर देखोगे तो वैक्यूल्स बहुत स्मॉल रहता है, ठीक है। और अगर प्लांट्स में देखोगे तो ये लार्ज रहता है और डिस्टिंक्ट रहेगा, ठीक है। वैक्यूल्स कैसा होगा, स्मॉल होगा एनिमल्स में, एनिमल सेल में स्मॉल होगा, और प्लांट्स में कैसा होगा, लार्ज और डिस्टिंक्ट होगा। और एक चीज रखना, याद रखना, एनिमल्स में वैक्यूल आपका क्या होगा, परमानेंट रहेगा, क्या नहीं रहेगा, टेम्पररी रहेगा। क्यों बताओ क्यों, क्योंकि इसको जब जरूरत है, जब भी उसको कोई सॉलिड लिक्विड चीज़ें को स्टोर करके रखना है तब वो अपना बनाएगा अपना वैक्यूल, जब जरूरत नहीं है वो उसको क्या करेगा, धक्का मार देगा, जा भाई तू जा बोल के, और नहीं रहेगा वो। जब भी उसको जरूरत है तब वो एनिमल सेल में रहता है और जब भी जरूरत नहीं है वो नहीं रहता है। लेकिन प्लांट सेल में परमानेंट रहता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड स्टोर करता है, मैं बताया ये जो सॉलिड लिक्विड क्या स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है। देखो आपके एनिमल्स में, एनिमल सेल में अगर आप एनिमल सेल को देखोगे तो वो ग्लूकोज हो गया, आपका ग्लाइकोजन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब स्टोर करता है। एनिमल सेल में क्या क्या स्टोर करता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन्स, ठीक है। उसी तरह आपके प्लांट्स में वो क्या स्टोर करेगा, आपका सेल सैप स्टोर करेगा, सेल सैप, ठीक है। सेल सैप क्या होता है, एक्चुअली सेल सैप में लिख लिया। सेल सैप क्या होता है, जो भी चीज आपका प्लांट्स को जरूरत है, दोज थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर द प्लांट्स दे आर कॉल्ड एज सेल सैप। क्या नेसेसरी है, जैसे कि आपका हो गया एमिनो एसिड्स, ठीक है। वो एमिनो एसिड्स में क्या रहता है, आपका एमिनो एसिड्स एमिनो एसिड्स जरूरत है, शुगर जरूरत है, राइट, और क्या जरूरत है, प्रोटीन्स जरूरत होगा, ठीक है। ये सब को हम लोग सेल सैप बोलेंगे। और एक चीज क्या है, जो प्लांट सेल में आप देख सकोगे कुछ जो प्लांट्स मैच्योर्ड हो गए, मैच्योर्ड प्लांट में कुछ आप देख सकते हो, ये वैक्यूल क्या करता है, ऑलमोस्ट 50 to 90% प्लेस न्यूक्लियस का ले जाता है, उतना बड़ा हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये वैक्यूल्स का मेन काम क्या है, स्टोर करना, ठीक है। स्टोरेज सैक इसको बताया जाता है, इसको और एक वर्ड क्या बताया जाता है, स्टोरेज सैक। इधर लिख लेता हूं बेटा, जगह नहीं है, ठीक है, स्टोरेज सैक भी बोला जाता है। क्लियर, वैक्यूल्स क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया आ गया वैक्यूल्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से कवर हुआ है। ये कैसे बना है, लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब से बना है, ट्यूब और सीट से बना है। कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, ER लिख देता हूं, ER दो चीज में डिवाइडेड है, एक RER, एक SER। RER मतलब आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। अब एंडोप्लाज्मिक कितना पार्ट में डिवाइडेड है बेटा, 2 पार्ट में डिवाइडेड है।
पहला वाला क्या बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका देखो यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, लेकिन आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होगा। क्या बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होगा। राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट। और आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, जितना भी फैट कंटेंट है, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने में कौन हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। अब माइटोकॉन्ड्रिया और एक वर्ड लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपका जो भी चीज को मतलब सेल को काम करने के लिए एनर्जी तो जरूर चाहिए, विदाउट एनर्जी वो काम कर पाएगा क्या, हर किसी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी को जो एनर्जी रिलीज करता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया का काम वो है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बताया गया है। इसको क्या बताया गया है, पावर हाउस ऑफ सेल। किसको बताया गया पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े, वैक्यूल के बारे में पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और एक फंक्शन क्या है, वो डिटॉक्सिफाई करता है जितने भी पॉइजन, आपका लीवर में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करता है, जितने भी पॉइजनियस चीजें होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो आप अगर देखो कुछ लोग अल्कोहल पीते हैं ना, तो वो एक्सेस कंटेंट में जब पीते हैं तब वो क्या होता है, मतलब वो जो पॉइजन कंटेंट को जो मतलब ठीक कौन करता है, मतलब डिटॉक्सिफाई कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब ज़्यादा कंटेंट में जब पी लेते हैं तब वो काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण उनका लीवर खराब होता है, लिवर सिरोसिस होता है। क्लियर। ओके, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर पूरा। ओके, नेक्स्ट प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, अभी प्लांट सेल के बारे में देखते हैं। बहुत ही मतलब मेन कंटेंट जो है वो सब पढ़ा चुका हूँ, फिर भी देख लेना एक बार बेटा। देखो प्लांट सेल का डायग्राम कुछ इस तरह दिखता है आपको, और प्लांट सेल में भी आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, लेकिन इसमें एक नया चीज ऐड हो गया है। नया चीज क्या है, आपका सेल वॉल। देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन का ऊपर और एक लेयर है जो कि फ्रीली परमिएबल है। जैसे सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल था, लेकिन सेल वॉल क्या है, ये क्या है, फ्रीली परमिएबल। याद रखना बेटा, सेल वॉल फ्रीली परमिएबल, और ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ओके। और ये जो आप देख सकते हो, ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल वॉल जो है, ये कहां पर है, आपका सेल मेम्ब्रेन के बाद जो आता है वो सेल वॉल है। ठीक है, और यहां पर आप वैक्यूल को देख सकते हो, बीच में आ गया है। ठीक है, मतलब उसका मतलब मैं जो पहले वीडियो में मतलब तो पहले जो बताया था उसमें मैं बोला था कि वैक्यूल्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, वो न्यूक्लियस को शिफ्ट कर देते हैं, न्यूक्लियस को मतलब धक्का देके वो जगह 90% कवर कर लेते हैं, राइट। और वैक्यूल्स कैसा है, इसमें परमानेंट रहता है। और प्लांट सेल में और एक जो चीज, नया चीज प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, राइट। वो पिगमेंट हेल्प क्या करता है, वो पिगमेंट हेल्प करता है आपको प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, और न्यूक्लियस तो उसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, और प्लांट सेल के बारे में पूरा अच्छी तरह से समझे, पूरा अच्छी तरह से। सेलुलोज सेल वॉल, सेलुलोज सेल वॉल इसको क्यों बताया गया, सेलुलोज सेल वॉल इसको इसलिए बताया गया क्योंकि ये जो सेल वॉल को किससे बनाया गया है, सेल वॉल को बनाया गया है सेलुलोज से, सेलुलोज मटेरियल से सेल वॉल को बनाया जाता है। आपका एक एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन आता है कि फंगाई का जो सेल वॉल है वो किस मटेरियल से बना है। फंगाई का सेल वॉल किससे बना है, आपका काइटिन मटेरियल से बना है, जिसको चाइटिन भी बोलते हैं कुछ लोग।
चाइटिनिया काइटिनिया जो भी हो उसको याद रखना किससे बना है आपका, इन फंगस इट इज मेड अप ऑफ चाइटिनिया काइटिन, जो भी बोलते हो बोलो, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका प्लांट सेल। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो शेप ऑफ द सेल बना दिया हूं मैं बोर्ड में, ओके। तो देखो सेल का शेप के बारे में भी फिलहाल पढ़ते हैं। सेल का शेप के बारे में पढ़ने का पहले मैं और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सेल का नंबर भी रहता है। आप पढ़े हो 8th क्लास में, ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, सिर्फ इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, बता दे रहा हूं। बोथ देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वन इज यूनिसेलुलर एंड द अदर इज मल्टीसेलुलर। ये सारे बच्चे को मालूम होता है, फिर भी आप लोग को बता दे रहा हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, जिसमें एक सेल से सिंगल सेल बॉडी जिसमें होता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जैसे कि हम लोग ह्यूमंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारा सेल डिवीजन होता है, वो सब क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है बेटा, पहला चीज ही है जो कि है एमीबा। एमीबा का शेप कैसा रहता है, जैसे कि इर्रेगुलर शेप। एमीबा ऑलवेज हैज एन इर्रेगुलर शेप, इसका कोई शेप नहीं होता है। और इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। क्यों बोलते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। इसका जो ओरिजिनल फिट नहीं है ये, मतलब ये रेगुलर मतलब शेप बदलते रहता है, इर्रेगुलर शेप है ये, तो इसलिए इसको स्यूडोपोडिया नाम से जाना जाता है, राइट, बिकॉज इट हैज ए फॉल्स फिट। और ये खाने के लिए भी इसी से ही खाना लेता है अंदर, ठीक है। तो ये हो गया किसका, अमीबा का शेप। इस तरह बहुत सारा शेप है, जैसे स्पिंडल लाइक शेप है, डिस्क लाइक शेप है, रेगुलर शेप है, इर्रेगुलर शेप है। मैं कुछ ही एग्जांपल इधर बनाया हूं, जैसे ये हो गया अमीबा का, ठीक है, इर्रेगुलर शेप हो गया, ठीक है। यहां पर देखो ये आपका जो दिख रहा है ये हो गया आपका स्मूथ मसल फाइबर्स, ठीक है। स्मूथ मसल फाइबर का शेप कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। और ये आपका जो चीज देख रहे हो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, आपका नर्व सेल्स है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका बॉडी का आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नर्व सेल। वो जो नर्व सेल है, वो नर्व सेल्स आपका ये जो पार्ट्स देख रहे हो ये सब क्या है, डेंड्राइट्स। ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्राइट्स। नर्व सेल कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का, बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका शेप कुछ इस तरह रहता है, राइट। और ये आपका जो स्किन है, स्किन में किस टाइप का दिखता है, स्किन में फ्लैट दिखता है शेप। सेल का शेप कुछ किस तरह दिखता है, थोड़ा सा फ्लैट शेप होता है स्किन में, राइट। ठीक उसी तरह ये तो सेल शेप के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक उसी तरह सेल का साइज भी होता है। सेल का क्या होता है, साइज भी होता है। ये सब आप लोग पढ़े हैं, 8th क्लास में पढ़े होंगे, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ। 9th क्लास का तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी ये सब मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। सेल साइज है ना, सेल साइज के बारे में ये सुने हो कि नहीं आप लोग कि सबसे छोटा इन जनरल सबसे छोटा सेल साइज क्या होता है जनरल में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ह्यूमन में या एनिमल्स में, जनरल में कौन सा वाला होता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा मतलब आपका सेल बोला जाता है, किसमें, एनिमल्स में। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटा सेल बोला जाता है। कितना रहता है उसका, 0.1 माइक्रोन। 0.1 माइक्रोन से लेके आप बोल सकते हो अराउंड 0.1 माइक्रोन को आप 1 × 10⁻⁻11 माइक्रोन भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ आपका जो लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल आपका है आपका ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर ना 17 सेंटीमीटर डायमीटर है, मतलब सोचो कितना बड़ा है, ठीक है। जनरल में माइकोप्लाज्मा आपका सबसे छोटा है और लार्जेस्ट सेल कौन सा है आपका, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। और अगर मैं मैन के बारे में बात करूं, डस्टर कहाँ रख दिया यार, हाँ डस्टर, हाँ। अगर ह्यूमन बीइंग में बात करूंगा, ये चीज आप लोग मुझे बताना, ह्यूमन बीइंग में आप ही लोग मुझे बताओ, ह्यूमन बीइंग में
सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? यस, आरबीसी 6 to 8 μm के साइज का होता है। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? लॉन्गेस्ट सेल कौन सा आता है? अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, वो क्या है आपका? नर्व सेल। नर्व सेल, और उसका कितना साइज है? कैन बी अप टू 100 माइक्रोन्स के पास आ सकता है। 100 माइक्रोन्स के तक इसका साइज रहता है। क्लियर? ओके, चलो और एक चीज हम लोग लास्ट इस चैप्टर का अगर कुछ छूटा है तो वो है प्रोकैरियोट्स क्या है और यूकैरियोट्स क्या है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, जिसको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। आप लोग ये पढ़ चुके हो 8 में भी। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? जो प्रिमिटिव काइंड का था, जो पहले आपका ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल था नोकिया वाला, वो वाला है, जिसमें आपका टच स्क्रीन नहीं था, जिसमें आप लोग व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाते थे, जिसमें आप लोग फेसबुक यूज़ नहीं कर पाते थे, वो वाला क्या है? आपका प्रोकैरियोट्स। तो प्रो और यूकैरियोट्स क्या है? क्या है आपका जो डिस्टर्बेंस हो रहा है भाई। ओके, प्रो यूकैरियोट्स क्या है? जो आपका अभी का जनरेशन, मतलब जो यूज़ कर रहे हैं टच स्क्रीन वाला, वो वाला है आपका यूकैरियोट्स। हाँ, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, नोकिया और टच स्क्रीन मत सोचना। देखो, तो उससे रिलेट करना बेटा। देखो, प्रोकैरियोट्स क्या है? जैसे टच ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, उस तरह इसमें भी न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था, मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या था? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस है। जो मतलब ये क्या है? मतलब ये प्रोकैरियोट्स सबसे प्रिमिटिव टाइप का है, और ये धीरे धीरे जो एडवांस टाइप का आ रहा है उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं, मतलब नहीं था, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। किसमें? यूकैरियोट्स में। ओके, प्रोकैरियोट्स में नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। मतलब कुछ सेल ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट थे, जैसे कि वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सब नहीं हो सकता है, लेकिन यूकैरियोट्स में वो सब चीज होगा। क्लियर? सेल साइज कितना था? सिर्फ 0.5 to 100 μm था, लेकिन सेल साइज यहाँ पर कितना होता है? 10 to 150 μm तक होता है। किसमें? यूकैरियोटिक में। क्लियर? प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, समझे? आई होप यू ऑल वुड हैव लाइक दिस वीडियो। और यहाँ पर हमारा इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। एंड प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई बिलीव दैट यू विल ऑलवेज बी विथ मी, ऑलवेज सपोर्ट मी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना बेटा। बहुत जल्दी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर एक मैं पढ़ाने जाऊँगा। नेक्स्ट विद इन 2-3 days में अपलोड करने वाला हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।